बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, यानी प्राचीन इतिहास आपका एक सब्जेक्ट है। बीए के अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है, वो भी कहाँ का, दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है। 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का जो समय काल है, इसके बीच में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, उनकी उपलब्धियां वगैरह सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझना है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है बीए के फोर्थ सेमेस्टर में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अधिकतर विश्वविद्यालय अपना परीक्षा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। ठीक है, अब की बार जो लिखित करवा रहे थे वो भी ऑब्जेक्टिव के करवाने के पूरे चांसेस उनके हैं। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन पेपर ही है। पिछले साल का पेपर है 2025 का, 2026-27 का ये मॉडल पेपर मैं दे रहा हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप, ये पेपर आपका होगा, ये पेपर है आपका छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी में भी ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा आता है। अगर आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ना है 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का, तो 100 क्वेश्चन ये जो मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 100% क्वेश्चन जो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट देख लेते तो उससे बाहर कुछ भी नहीं फंसता है, क्योंकि इससे बाहर आपका आता नहीं। क्योंकि बीए में बहुत सरल पेपर होता है, बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको समझ में आती है। तो आइए अब हम एक एक करके प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम स्वतंत्र यादव शासक कौन था? अंतिम स्वतंत्र यादव शासक, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन इतिहास बीए चतुर्थ सेमेस्टर जो है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। मॉडल पेपर है 2026-27 का ये। ठीक है, यानी 26-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम स्वतंत्र यादव शासक की अगर बात की है तो ऑप्शन में दिया है रामचंद्र, डी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र जो थे, रामचंद्र देव इनका पूरा नाम था। 1271 ईस्वी में इन्होंने गद्दी संभाली और 1311 ईस्वी तक आप देखते लगभग में जो है 40 वर्षों तक आपका शासन रहा। 1311 ईस्वी तक इनका जो है शासन रहा है। ठीक है, 1271 से 1311 ईस्वी तक। देवगिरी के यादव वंश के अंतिम महान शासक थे। इनके समय में ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था। मलिक काफूर के आक्रमण के बाद से यादव साम्राज्य जो था उसका पतन शुरू हो जाता है। तो यादव साम्राज्य के अंतिम शासक थे रामचंद्र देव जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कौन सा शहर काकातीय राजवंश की प्रसिद्धि या प्रसिद्ध शाही राजधानी थी? बताएं। प्रसिद्ध शाही राजधानी थी काकातीय वंश की, तो वो थी वारंगल। ऑप्शन नंबर बी में दिया वारंगल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकातीय शासकों ने पहले हनुमकोंडा को राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में वारंगल, जिसे ओरगुल्लू भी कहा जाता था पहले, ठीक है, तो अब तो वारंगल कहा जाता है, पहले इसको ओरुगल्लू कहते थे। ठीक है, तो इसी को अस्थायी राजधानी बना लेते हैं बाद में। और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ का हजार स्तंभ मंदिर जो है ये बहुत फेमस है वारंगल का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो एक आध दो क्वेश्चन मैं और आपको समझाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता पाए। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, काकातीय राजवंश किस राजभाषा, मतलब किस भाषा और साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता था? तीसरा नंबर, काकातीय राजवंश किस भाषा और साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता था? तो था तेलुगु के लिए। ठीक है, तेलुगु भाषा और तेलुगु साहित्य के संरक्षण के लिए काकातीय राजवंश जाना जाता है। ठीक है, तेलुगु भाषा को बहुत बढ़ावा दिया और इसी काल में कवि तिक्कन ने महाभारत का अनुवाद किया था तेलुगु में, अनुवाद पूरा किया था, बेसिकली पूरा करने में योगदान कई लोगों ने मिलकर के किया था, तो इसी तेलुगु भाषा के रहे हैं वो। चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका, काकातीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी जो अपने वीरतापूर्ण शासन के लिए जानी जाती थी? चौथा नंबर प्रश्न। तो काकातीय राजवंश की वो प्रसिद्ध महिला शासका थी जिन पर एक पिक्चर भी बन चुकी है, रुद्रमा देवी। आपने देखा होगा, मूवी देखा होगा, अल्लू अर्जुन की मूवी रुद्राम्बा ऐसे कुछ मूवी का नाम है, रुद्रमा देवी वही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, रुद्रमा देवी। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी की अगर बात की तो पुरुषों के समान जो है एकदम से वेशभूषा रखती थी। 1262 ईस्वी से लेकर के
1289 ईस्वी तक जो शासनकाल संभाला, ठीक है, वो काकतीय राजवंश पर रुद्रमा देवी ने संभाला था। भारत की गिनी चुनी महिला शासकों में से एक मानी जाती हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया। और प्रसिद्ध यात्री जो था उस समय आया था मार्को पोलो, उसने जो है कुशल प्रशासन की प्रशंसा की है इनकी, ठीक है, रुद्रमा देवी। 5वां नंबर प्रश्न है, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? काकतीय वंश के अंतिम शासक हैं प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ठीक है, प्रताप रुद्र द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, प्रताप रुद्र द्वितीय, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रताप रुद्र द्वितीय की बात की है तो 1289 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठते हैं। 1323 ईस्वी तक जो है शासन संभालते हैं। इस वंश के अंतिम राजा थे ये। दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र एक थे, उनका नाम था उलूग खां, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको कहते हैं। उसने जो है पराजित किया था इसको और वारंगल पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। यानी काकतीय वंश के जो अंतिम शासक थे प्रताप रुद्र द्वितीय, उनको पराजित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल सन की तानाशाह भी कहते हैं, उत्तर भारत में था। इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण करी थी, चूंकि इसने जो है वारंगल पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो फिर इसका ना इधर में रहा ना उधर में रहा, फिर इसका जो है सब कुछ चौपट हो जाता था। तो वही था ये प्रताप रुद्र द्वितीय पर आक्रमण करने वाला, ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, दक्षिण भारत के व्यापारिक संबंधों और बंदरगाहों के बारे में जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो दक्षिण भारत के संबंधों और बंदरगाहों की जो जानकारी मिलती है वो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की एक पुस्तक है, जिसका लेखक अज्ञात माना जाता है, ठीक है। एक अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य और भारत के बीच में जो समुद्री व्यापार होती थी, उसी समुद्री व्यापार का अच्छा विवरण जो था इस पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की पुस्तक में किया जाता है। बाकी इंडिका पुस्तक की बात की जाए तो मेगस्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा बेटा? मेगस्थनीज। तो ये मेगस्थनीज जो था ये एक प्रकार से सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उत्तर भारत से संबंधित है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने लिखी, इनका विष्णुगुप्त नाम था, ठीक है। मनुस्मृति मनु ने लिखी है, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, मदुरई कोंड की उपाधि किसने धारण करी थी? मदुरई कोंड की उपाधि परांतक प्रथम नाम के एक शासक थे, चोल शासक हैं, परांतक प्रथम उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। परांतक प्रथम जो थे ये किस वंश के शासक हैं बेटा? ये चोल शासक हैं, परांतक प्रथम। उन्होंने पांड राजा को हराया था, और जब उन्होंने पांड राजा को हराया तो उनकी राजधानी थी मदुरई, उस पर मदुरई राजधानी पर कब्जा कर लिया था किसने? परांतक प्रथम ने, ठीक है। और जब इन्होंने अधिकार कर लिया मदुरई पर, इसीलिए इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी, मदुरई कोंड, ठीक है। मदुरई कोंड का मतलब होता है मदुरई को जीतने वाला, ठीक है। इसीलिए इसने उपाधि धारण की थी मदुरई कोंड, यानी मदुरई को जीतने वाला। पांड्य शासक की राजधानी थी मदुरई, उसको हरा दिया था, मदुरई पर कब्जा कर लिया था परांतक प्रथम ने। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया समझ में आ रहा है ना? बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आप इतिहास पहली बार पढ़ रहे हो। 8वां क्वेश्चन से अगर आप इन चीज़ों को 2 बार वीडियो को 3 बार देखेंगे, आपको कहीं पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न आपका आ चुका है बेटा 8वां नंबर क्वेश्चन से, शिल्पादिक्कारम। शिल्पादिक्कारम किसने, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था? बताएं। शिल्पादिक्कारम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल की अगर बात की जाए तो संगम काल का प्रसिद्ध महाकाव्य है ये शिल्पादिक्कारम। इसको लिखा किसने? इलांगो अडिगल ने, ठीक है। कोवलन और कर्णगी की दुखांत प्रेम कहानी जो है इस रचना में मतलब शिल्पादिक्कारम में बताई गई है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, वर्तमान वियतनाम में स्थित सियाम सभ्यता ने मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों को कहां से अपनाया था? 9वां नंबर क्वेश्चन से, वर्तमान वियतनाम में स्थित चंपा सभ्यता ने मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों को कहां से अपनाया था? तो भारत से अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर आप देखते हैं जो प्राचीन भारत की संस्कृति रही उसका गहरा प्रभाव आपको दिखेगा, चाहे वो वियतनाम चंपा द्वीप हो, चाहे सुमात्रा द्वीप हो, चाहे कोई भी इंडोनेशिया का पूरा इलाका हो जहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आज भी जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हुए रथ में तमाम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तमाम सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। सिर्फ हिंदू धर्म को लोग नहीं मानते, फिर भी वहाँ के आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है संस्कृति भारत की ही आपको दिखेगी, क्योंकि भारत का कब्जा रहा उसका। प्राचीन काल में भारत जो है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वहाँ तक जाता था, श्रीलंका वगैरह में सब जो है ये शासकों ने जो है हथियार रखा था। इधर अफगानिस्तान तक आप देखते ईरान इराक तक पहुंच जाते थे। 10वां नंबर प्रश्न, किस राजवंश ने जावा सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की थी? जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के 2 द्वीप हैं।
तो जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर जो विजय प्राप्त करी थी, किसने प्राप्त करी थी? चोल शासकों ने। चोल शासकों का जो साम्राज्य रहा है वो पूरा इंडोनेशिया कब्जा करते थे, जावा, सुमात्रा पूरा द्वीप, ठीक है। चोल शासक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खास करके राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है नौसेना के बल पर क्या किया था, जो समुद्री सेना थी इनके पास बड़ी जबरदस्त थी, तो उसी सेना के बल पर श्री विजय साम्राज्य की स्थापना करी थी। श्री विजय साम्राज्य मतलब कि जावा, सुमात्रा को जीत लिया था, पराजित कर दिया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बहुत ही प्रतापी शासक थे चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम, बहुत ही मतलब कि जो है प्रतापी शासक। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। पश्चिमी गंग किस धर्म के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, बताएं। पश्चिमी गंग की बात की है बेटा, तो पश्चिमी गंग जो हैं ये जैन धर्म के जो है संरक्षक माने जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, जैन धर्म, जैनिज्म की बात करते थे। पश्चिमी गंग शासकों ने जैन धर्म को बहुत बढ़ावा दिया है। कई जैन जो है बस्तियों यानी मंदिरों का निर्माण करवाया था इन लोगों ने। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। श्रवण बेलगोला में स्थित कौन सी विशाल अखंड मूर्ति पश्चिमी गंगा कला और जैन धर्म के संरक्षण का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? 12 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। श्रवण बेलगोला में स्थित कौन सी विशाल अखंड मूर्ति पश्चिमी गंग कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? तो है गोमतेश्वर जो है मंदिर यानी बाहुबली, गोमतेश्वर बाहुबली जो रास नाम की मंदिर है वो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गंग मंत्री थे चामुंडराय, उन्होंने 981 ईस्वी में श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक जो आज का पड़ता है वहीं पर भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा बनवाई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कौन सा शहर बाद में पांड्य राजवंश की अधिक प्रसिद्ध शाही राजधानी बन गई थी? 13 नंबर कौन सा शहर बाद में पांड्य राजवंश की अधिक प्रसिद्ध शाही राजधानी बन गया? तो था मदुरई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, मदुरई, ठीक है। मदुरई पांड्य शासकों की प्रारंभिक राजधानी कोरकाई हुआ करती थी। बाद में मदुरई पर जीत करते और मदुरई जो है उनकी राजधानी और संस्कृति का केंद्र बाद में बनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है पांड्य साम्राज्य अपने व्यापार के लिए जाना जाता था, विशेष रूप से किस वस्तु के लिए? तो पांड्य साम्राज्य जो है वो मसाले के व्यापार के लिए, विशेष करके काली मिर्च हो गया, मोती हो गया, इन सभी की विशेषताओं के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांड्य देश अपने खास करके मोतियों के लिए, मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है मोती हो गया, मसाला हो गया, काली मिर्च हो गई, इन सभी के व्यापार के लिए बड़ा फेमस माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने 13वीं शताब्दी में पांड्य साम्राज्य का दौरा किया और विस्तृत विवरण भी छोड़ा? तो किस विदेशी यात्री ने 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था, पांड्य साम्राज्य का दौरा किया था? मार्को पोलो ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, मार्को पोलो ने जो है बेनिस इटली का यात्री था ये मार्को पोलो। 1292 से 1293 ईस्वी के आसपास पांड्य राज्य यानी कयाल बंदरगाह पड़ता था वहां पर उस समय, वहीं पर यात्रा किया था कयाल बंदरगाह की। वहां के वैभव का वर्णन इसने अपनी जो है यात्रा वृत्तांत में लिखा है पुस्तक में। और जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, आपको जो है प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव के भी लिखित के भी, वो सब आपको मिलेंगे। आपको एसएमएस करना है 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। तो 4th सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी नोट्स और लिखित का भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको सीरीज या किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए यही चीज़ें पढ़नी होती है। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है बीए के 4th सेमेस्टर में, प्राचीन इतिहास, ठीक है। और आपका जो आपका केवल इतिहास वाला सिलेबस है वो अलग है, उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 2 पढ़ने पड़ते हैं, तो दोनों मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कैसे फीस जमा कर, जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा गूगल पे का, उसी पे आपको मात्र और मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। जैसे ही फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, और को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियो। को करिकुलर के बहुत सारे वीडियोस कम से
कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे को करिकुलर मास्टर चैनल पर। तो आप को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाए। अगर आपका पेपर होता है, पेपर होने के बाद में आंसर की आपको चाहिए, तो आपकी हमारा किसने कितना क्वेश्चन हमने सही किया है, तो आप बढ़िया तरीके से एकदम से साफ-साफ फ़ोटो खींच करके इस नंबर पर भेजेंगे, आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। इस नंबर पर 99840139 जो है फ़ोटो भेजेंगे, आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आंसर की भी आपकी बना दी जाएगी। तो तुरंत, या पेपर आपके पास है पुराना कहीं का, किस विश्वविद्यालय का, तो आप भेज सकते हैं इस नंबर पर, उसको भी सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है? परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मात्र ₹100 फीस में सब कुछ आपको मिलेगा, कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका मेजर, माइनर, को-करिकुलर सबका, माइनर का पेपर तो होगा नहीं अब आपका खत्म, माइनर अब आज 4th सेमेस्टर के बाद में होगा ही नहीं आपका। तो 4th सेमेस्टर में भी नहीं होगा। को-करिकुलर सब कुछ आपका मिल जाएगा। आप खुद ही सोचो यार, जैसे एक सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदते हैं, ₹60 की पड़ती है, तो 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज़ खरीदेंगे, ₹300 आपके खर्च होंगे। वो ₹300 नहीं, बल्कि केवल ₹100 में अगर आपका 4th सेमेस्टर का मिल जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ-साथ अगर आप जो है 4th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर एक साथ जॉइन करते हैं, तो मात्र ₹150 फीस में आपका हो जाता है। ₹150 फीस में आपका 3rd सेमेस्टर, मतलब 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस केवल और केवल ₹150 फीस लगेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी ₹150 में आपका 1 साल तक की फीस कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसमें आपको जोड़ा जाएगा ग्रुप में, वहीं पर आपको क्लासेस, यानी 4th सेमेस्टर का पेपर के बाद फिर 5th में आपको जोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से आपका होता रहेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मैंने व्यवस्था कर दी, ताकि आप व्हाट्सएप सुविधा हमारी प्राप्त कर सकें, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकें, और भी जो चीज़ें हैं आपको मिलती रहें, ताकि आपको सीरीज़ या किताब ना खरीदनी पड़े। 16 नंबर प्रश्न है आपका, काकतीय राजवंश ने आक्रमणों का सामना किया और अंततः 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किस शक्ति के द्वारा पराजित हुआ था? 16 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काकतीय राजवंश को 14वीं शताब्दी में किसने पराजित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी और उसका उत्तराधिकारियों के अधीन दिल्ली सल्तनत ने जो है पराजित किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन बिल्कुल है। काकतीय राजवंश की राजधानी क्या थी? वारंगल। वहाँ के जो शासक थे प्रताप रुद्र द्वितीय, उनको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उस समय मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार दे करके उसने खरीदा था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, ठीक है? उसको खरीदा था 1000 दिनार में, लेकिन बड़ा कामगीर था ये, ठीक है? बहुत चापलूस व्यक्ति था ये मलिक काफूर, चुप्पे से मार देता था, ठीक है? राजा रतन सेन जी को आप देखेंगे चुप्पे से मारता है ये मलिक काफूर ही। बाकी अलाउद्दीन खिलजी को तो रतन सिंह ने एकदम से पराजित ही कर दिया था। अंततः 1323 ईस्वी में क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक के समय यह साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मिल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था, ठीक है, काकतीय राजवंश पर। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, होयसल राजवंश ने मुख्य रूप से वर्तमान भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो होयसल राजवंश ने मुख्य रूप से कर्नाटक वाले एरिया में शासन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होयसल शासक जो है आधुनिक कर्नाटक के क्षेत्र में शासन करते थे। उनकी शक्ति का जो चरमोत्कर्ष रहा है 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन इन लोगों ने किया। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कौन सा शहर होयसल राजवंश की प्रसिद्ध शाही राजधानी था? 18 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। होयसल राजवंश की प्रसिद्ध शाही राजधानी कौन सी थी? 18 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो होयसल राजवंश की प्रसिद्ध शाही राजधानी जो थी, वो थी द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वार समुद्र को आज हलेबिड्डू के नाम से भी जाना जाता है, और यह अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, होयसल राजवंश मंदिर वास्तुकला की अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है, जिसे अक्सर कहा जाता है। तो दक्षिण, मतलब होयसल जो है मंदिर वास्तुकला की शैली को अगर देखा जाए, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेसर शैली बोलते हैं। बेसर शैली मतलब कि जिसमें नागर शैली, जो कि उत्तर भारत की शैली है, नागर शैली उत्तर भारत की, जितनी से राम मंदिर है वो आपका नागर शैली में बना हुआ है। आप देखते हैं दक्षिण भारत के जितने मंदिर है आपके, दक्षिण भारत के मंदिर आप देखेंगे वो आपके द्रविड़ शैली में बने हुए, तो द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर बनते हैं, ठीक है? लेकिन जब उत्तर भारत की जो कलाकृति है और दक्षिण भारत की कलाकृति दोनों को मिला देते हैं, तो आपकी बनती बेसर। बेसर माने होता है मिक्सचर, ठीक है? तो नागर उत्तरी भारतीय शैली, द्रविड़ दक्षिणी भारतीय शैली, दोनों का मिश्रण होता है बेसर शैली। मंदिर अक्सर तारा के आकार के आधार पर बने होते हैं और बड़ा जबरदस्त होता है। बेसर शैली में दक्षिण और उत्तर दोनों की विशेषताएं आपको दिखाई पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, होयसल शासक किस धर्म के संरक्षक थे? बताएं। होयसल शासक किस धर्म के संरक्षक थे? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म के संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म और जैन धर्म जो है, ये होयसल शासक जो थे, ये दोनों धर्म के मतलब संरक्षक थे। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों को मानते थे, ठीक है? ये पहले आप देखते हैं हिंदू धर्म अपना लिया था इन लोगों ने, बाद में फिर जैन धर्म को संरक्षण भी दिया था। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। राजा विष्णुवर्धन ने पहले जैन धर्म को माना, लेकिन बाद में रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर के हिंदू धर्म को अपना लेते हैं ये, लेकिन जैन धर्म को भी साथ ही साथ में लेकर के चलते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पांड्य प्रतीक या शाही चिन्ह को आमतौर पर निम्न द्वारा दर्शाया जाता था, किसके द्वारा? 21 नंबर, पांड्य प्रतीक या शाही चिन्ह क्या था? तो ये था बेटा क्या? ये एक प्रकार से 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मछली या मत्स्य होता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक मछली, यानी एक दूसरे की ओर मुख किए दो मछली होती थी, जो कि एक प्रकार से पांड्य प्रतीक था या शाही प्रतीक होता था। ठीक है, मदुरै के आसपास इसका शासन हुआ करता था पांड्य राजवंश का। उनके सिक्कों पर या उनके जो है झंडे पर यानी ध्वज पर आप देख दो मछलियों को दिखाया गया था एक दूसरे को देखते हुए। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यादव वंश ने मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो यादवों ने महाराष्ट्र का जो इलाका है वहां पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र के इलाका में। ठीक है, सेउना यादव भी इनको कहे जाते थे। इनका शासन दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इनका राज्य फैला हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन से, यादव वंश की राजधानी कौन सी थी? यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, देवगिरी के यादव। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम देवगिरी से दौलताबाद कर दिया था, और आप देखते हैं राजधानी भी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करा था ये मोहम्मद बिन तुगलक, उत्तर भारत का शासक था। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र यादव साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? 24 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। स्वतंत्र यादव साम्राज्य का संस्थापक था भिल्लम पंचम। ठीक है, भिल्लम पंचम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, भिल्लम, भिल्लम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। भिल्लम पंचम ने 1187 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्यों की सत्ता को उखाड़ा और यादवों को स्वतंत्र घोषित किया था। किसने? भिल्लम पंचम ने। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न आपका आ चुका है 25 नंबर प्रश्न, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में यादव राजवंश को किस शक्ति के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत का सामना करना पड़ा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया। अंतिम स्वतंत्र शासक थे उस समय रामचंद्र। ठीक है, जिनके बाद मलिक काफूर के आक्रमणों ने इस वंश का अंत कर दिया और इस तरीके से यादवों का पूरा कुल समाप्त हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन से, राजेंद्र चोल प्रथम किस प्रसिद्ध चोल शासक के बाद सिंहासन पर बैठे थे? तो राजेंद्र चोल प्रथम जो थे वो राजा मतलब राजा चोल प्रथम के बाद में सिंहासन बैठे थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज चोल। ठीक है, ये महान शासक थे राजा चोल प्रथम, उन्हीं के लड़के थे ये राजेंद्र चोल। ठीक है, ये एक प्रकार राजेंद्र प्रथम जो थे ये किसके पुत्र थे? ये एक प्रकार से राजा चोल प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल साम्राज्य को अपनी सैन्य विजयों, खासकर गंगा अभियान, समुद्री विजय, इससे जो है इसने आगे बढ़ाया था। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बाबू, आगे देखते हैं अगला। अच्छा, राजेंद्र चोल प्रथम की अगर बात की जाए तो राजा राज प्रथम उन्होंने 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक शासन किया था दक्षिण भारत में। उनके बाद में उनके पुत्र थे राजेंद्र चोल, उन्होंने 1014 में गद्दी पर बैठे, 1044 तक शासन किया उन्होंने, लगभग में आप देखते 30 वर्षों तक शासन किया था। बृहदेश्वर मंदिर जो था उन्होंने बनवाया था, ये बात राजा प्रथम ने ही बनवाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पिता पुत्र दोनों ने मिलकर के बनवाया था, पूरा नींव उन्होंने डाली थी और उनके पुत्र ने बढ़िया तरीके से उसको समझाया, मतलब कि उसको बनाया था। 27 नंबर क्वेश्चन से, राजेंद्र चोल प्रथम ने एक नया राजधानी शहर बसाया था और उसका क्या नाम रखा था? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल प्रथम ने कौन सी नई राजधानी बनवाई थी बेटा? तो गंगई कोंड चोलपुरम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब राजेंद्र चोल प्रथम ने उत्तर भारत के पाल राजाओं को हराया, गंगा नदी पर अपनी विजय प्राप्त करी, पताका फहराई अपनी, तो इस महान विजय को अमर बनाने के लिए उन्होंने एक नया शहर बसाया था। उस शहर का नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, यानी कि जिसका मतलब होता है वह चोल राजा जिसने गंगा को जीता, उसका नगर, मतलब वही नाम रखा, गंगा को जीतने वाला शासक। ठीक है, गंगा के उस पार जीतने वाला ये था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? और यहाँ उन्होंने एक विशाल जलाशय यानी तालाब भी बनवाया था, जिसको चोलंगम भी कहते हैं। ठीक है, चोल गंगम भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। गंगा का जल ला करके उसमें डाला गया था, उस तालाब में उसका निर्माण करवाया था। बहुत ही जबरदस्त है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 28 नंबर प्रश्न है बेटा। 28 नंबर प्रश्न है, अपने क्षेत्रों के उत्तर में अपनी सफल अभियान की याद में राजेंद्र चोल प्रथम ने कौन सी महत्वपूर्ण उपाधि धारण करी थी? तो उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण करी थी, गंगई कोंड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह राजेंद्र चोल का सबसे साहसी अभियान था, उत्तर भारत का अभियान। उनकी सेना ने कलिंग यानी उड़ीसा को पार करते हुए बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल को युद्ध में पराजित कर दिया था।
इसीलिए उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये राजेंद्र चोल केवल जमीन के योद्धा नहीं थे, बल्कि नौसेना भी इनके पास बड़ी जबरदस्त होती। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना जो नेवी थी, वो राजेंद्र चोल के पास थी। विजयनगर साम्राज्य आधुनिक इंडोनेशिया, मलेशिया है, वहाँ तक कब्जा कर लिया था। समुद्री व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर लिया था। कोई व्यक्ति अगर हिंद महासागर से निकलता तो इनसे ज़रूर परमिशन लेनी पड़ती थी राजेंद्र चोल से। ठीक है, ये इनका जो है वो था, दबदबा था। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 29 नंबर प्रश्न, मतलब कि बृहदेश्वर मंदिर मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शंकर की ये मंदिर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नंदी एकदम से इसी दिशा में मुंह करके बैठे, बहुत जबरदस्त मंदिर है भैया। राज राजेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। ठीक है, चूंकि इसको राज राजा चोल प्रथम ने इसको बनवाया था। ठीक है, ये द्रविड़ वास्तुकला का मंदिर है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि इसका जो विमान है यानी शिखर जो है 216 फीट ऊंचा है। बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। ठीक है, सबसे आश्चर्यजनक बात इस मंदिर की यह है कि इस मंदिर के शिखर पर 80 टन का एक पत्थर रखा गया है। अब वह पत्थर एक प्रकार से 80 टन कैसे उतनी ऊंचाई पर ले जाया गया है, वो सबसे बड़ी बात है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाई ड्रोन से, मतलब उससे उठा करके हम जेसीबी से, क्रेन से उठा करके फेंक दिए। उस समय 80 टन का पत्थर उतनी ऊंचाई शिखर पर 216 फीट ऊपर कैसे ले जाया गया होगा, ये आप सोचिए। यूनेस्को की धरोहर में शामिल है ये मंदिर। ठीक है, और बहुत पूरी दुनिया में ये मंदिर बड़ा फेमस है। आप कभी देखेंगे, जाइएगा तो मजा आ जाएगा देखने में। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। राज राजा चोल प्रथम ने किस क्षेत्र पर आक्रमण कर उस पर कब्जा किया था? 30 नंबर प्रश्न बताएं। तो राज राजा चोल प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां पर भी कब्जा कर लिया था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने चूंकि नौसेना थे ही, समुद्री मार्ग पर एकदम से दबदबा बनाए रखते थे, तो जो उत्तरी भाग है श्रीलंका का, वहां पर आक्रमण किया। वहां के राजा उस समय थे महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम को हराया, श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता, चोल राज्य साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया। ठीक है, और उसका नाम उन्होंने वहीं पर मुमदी चोल मंडलम नाम रखा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मालदीव जो देश है आज का, उस पर भी विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो चोल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर सभी पर पूरा अपना कब्जा कर चुके थे। इतना ज़्यादा एक प्रकार से था इन लोगों का दबदबा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, होयसल साम्राज्य को अंततः 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किस शक्ति ने जीत लिया था? बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाबू? 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, होयसल साम्राज्य को अंततः 14वीं शताब्दी की शुरुआत में किस शक्ति ने जीत लिया था? तो मलिक काफूर के अधीन दिल्ली सल्तनत ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन से, कुलोत्तुंग प्रथम को चोल शिलालेखों में क्या कहा गया है? 32 नंबर, कुलोत्तुंग प्रथम को चोल शिलालेखों में सुंगम तविर्त कहा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंगम तविर्त। ठीक है, सुंगम तविर्त का मतलब होता है कर को हटाने वाला। कुलोत्तुंग प्रथम ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चुंगी कर जो होता था उसको समाप्त कर दिया था, इसीलिए सुगम तावृत का नाम इसको दिया गया, जो कि कर को हटाने वाला माना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन से, किस दक्षिण भारतीय शासक ने फारसी राजा खुसराव द्वितीय के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था? 33 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने भेजा था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के थे। उन्होंने फारस के जो शासक थे ईरान के, उस समय फारस कहते थे उसको, ईरान को, उनका नाम था खुसरो परवेज। उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अजंता की गुफाओं में भी एक चित्र इस दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस चीनी यात्री के विवरण में चोल राज्य और शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? 34 नंबर, तो वो है चाओ जुकुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चाओ जुकुआ जो है, ये एक प्रकार से एक चीनी बंदरगाह अधिकारी था, जिसने चू फान ची नाम की एक पुस्तक लिखी है, जिसमें दक्षिण भारत और चोल व्यापार का विस्तार से वर्णन किया है। 35 नंबर क्वेश्चन से, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चोल वंश का वास्तविक संस्थापक थे विजयालय। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विजयालय जो थे, इन्होंने 850 ईस्वी के आसपास आप देखते हैं तंजावुर को जीता और मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि राज और राजेंद्र चोल ने इसको बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। चोल साम्राज्य को बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, चाहे राज प्रथम की बात की जाए और उनके पुत्र राजेंद्र चोल, इन लोगों ने चोल साम्राज्य को एकदम से पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। 36 नंबर क्वेश्चन से, आमतौर पर कदम्ब का संस्थापक किसे कहा जाता है? कदम्ब, कदम्ब के संस्थापक कौन है बाबू? कदम्ब राजवंश के संस्थापक कौन है? तो कदम्ब वंश के संस्थापक माना जाता है मयूर शर्मा को। अब मयूर शर्मा कहीं पर है? ए ऑप्शन बिल्कुल
36 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महोदय। ठीक है, मयूर शर्मा ने चौथी शताब्दी खासकर के लगभग में 345 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करी थी, कदम्ब वंश की। ठीक है, दिलचस्प कहानी की बात यह है बेटा कि मयूर शर्मा एक ब्राह्मण छात्र थे जो कांचीपुरम में वैदिक अध्ययन के लिए गए थे। वहाँ पल्लवों खासकर के अश्वारोहियों घुड़सवारों द्वारा अपमानित किया गया इनको, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि वे शस्त्र उठाएंगे और क्षत्रिय बनेंगे, क्योंकि घुड़सवार पल्लव वंश के साथ जो कुछ अश्वारोही थे, कुछ सैनिक थे जो घोड़े वाले घुड़सवार जो थे, उन लोगों ने इनका अपमान कर दिया था मयूर शर्मा नाम के एक ब्राह्मण छात्र का। ये केवल वेद पढ़ने के लिए कांचीपुरम में गए हुए थे। अब ये चीज इनके अंदर एकदम से साल गई मन में, तो कि वृथाला यादव ब्रह्म ऋषिवाणी, चाणक्य ने ऐसे ही पूरा साम्राज्य विनाश कर दिया था। आप देखेंगे नंद वंश पूरा समाप्त कर दिया था, केवल ब्राह्मण को जो है सताया गया था, इस वजह से ब्राह्मण की मतलब कि उनको भगा दिया गया था, अपमान किया गया था। ब्राह्मण का अपमान जो होता है विनाश का काल बनता है, जो कि ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो प्रतिज्ञा कर ली कि अब शस्त्र उठाएंगे, क्षत्रिय बनेंगे। उन्होंने पल्लवों को हराया और कर्नाटक के वन क्षेत्रों में अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया। वो थे भैया मयूर शर्मा। उन्होंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को संरक्षण दिया। मयूर शर्मा से मयूर वर्मा कहलाए वो। पहले मयूर शर्मा नाम था, फिर मयूर वर्मा के नाम से जो है ये फेमस हुए और बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 37 नंबर कदम्ब राजवंश की स्थापना की। देखिए कदम्ब वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या हुआ करती थी। कदम्ब राज की प्रारंभिक राजधानी बनवासी थी। ऑप्शन नंबर इसका बनवासी यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का जो उत्तर कन्नड़ जिला पड़ता है वहीं पर स्थित था, वो इस समय स्थित है। वर्धा नदी के तट पर बसा हुआ था ये शहर, मतलब कि जो एरिया था उस समय कला और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था ये। प्रसिद्ध कवि पंपा ने बनवासी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा था कि इंसान को कम से कम एक बार बनवासी में जन्म लेना चाहिए, जहाँ पर कदम्ब वंश के जो है स्थापना हुई थी, राजधानी बनाई गई थी मयूर शर्मा के द्वारा। ठीक है, यहाँ का एक मंदिर है मधुकेश्वर मंदिर, बड़ा फेमस है। कदम्ब राजवंश में बनवासी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है मधुकेश्वर मंदिर। आज भी कदम्ब वास्तुकला का गवाही देता है ये मंदिर। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कदम्ब शासकों ने शुरू के किस शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता का दावा किया था। प्रश्न है 38 नंबर, बताएंगे कदम्ब शासकों ने किसके खिलाफ अपनी स्वतंत्रता का दावा किया था। तो पल्लवों, पल्लव के खिलाफ कहा था कि भाई अब मैं पल्लवों से स्वतंत्र हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देखते उत्तर उस समय दक्षिण भारत का जो सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो थे कांचीपुरम के पल्लव लोग। कदम्ब उनके सामंत हुआ करते थे, अधीन हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने मयूर शर्मा ने पल्लवों की सेना को श्री सैलम के जंगलों में परेशान किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं अब अलग हूँ, और एक अलग वंश की स्थापना, कदम्ब वंश की स्थापना कर दी गई। कदम्ब वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था। कदम्ब वंश के सबसे प्रमुख शासक थे काकुस्थ बर्मन। काकुस्थ बर्मन जो थे, काकुस्थ बर्मन बड़े फेमस शासक हैं। काकुस्थ बर्मन की अगर बात की जाए बेटा, तो काकुस्थ बर्मन के समय कदम्बों की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने शक्तिशाली गुप्त राजवंश और वाकाटक राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आप सोचो कितना ज्यादा इनका जो दबदबा बन गया था। ठीक है, एक तालकुंडा शिलालेख है, तालगुंडा शिलालेख, उसमें बताया गया कि इनके समय का तालगुंडा शिलालेख जो था कदम्बों के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। उन्होंने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करी थी। 40 नंबर क्वेश्चन से पश्चिमी गंग राजा, पश्चिमी गंग राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, बताएं। पश्चिमी गंग राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो क्या थी। 40 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। तो पश्चिमी गंग राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वो थी कोलार। कोलार ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलार। लेकिन ऑप्शन में आपका कोलार दिया नहीं गया है। ठीक है, तो उसका 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे। 40 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आप लगा दीजिएगा बेटा, डी ऑप्शन कांचीपुरम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनकी पहली राजधानी थी कोलार, जिसे तब कोलता भी बोलते थे। ठीक है, कोलता बोलते थे। बाद में जो है अपनी राजधानी बदल करके तालकाडू कर देते हैं लोग। ठीक है, तलकाडू वो बता देते हैं, मैसूर के पास है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो कांचीपुरम भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है महामल्ल किसकी उपाधि थी। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महामल्ल किसकी उपाधि थी बेटा। 41 नंबर, महामल्ल की अगर बात की है तो नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्लव राजवंश के थे नरसिंह वर्मन प्रथम। और महामल्ल यानी कि महान पहलवान, मल्ल माने पहलवान, महा माने बहुत महान। ठीक है, क्योंकि युद्ध कला और मल्ल युद्ध में बड़े निपुण थे ये। ठीक है, इसीलिए महामल्ल इनकी उपाधि थी नरसिंह वर्मन प्रथम की। बहुत ही जो है दांव पेच जानते थे।
पुलकेशिन द्वितीय को उन्होंने हराया था। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, बहुत ही प्रतापी शासक थे, वातापी के चालुक्य थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के, उनको भी हरा दिया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब आप सोचो, ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, अपने पिता का बदला लिया था और अपनी राजधानी वातापी पर कब्जा करके वातापी कोंड की उपाधि भी धारण करी थी। वो थे महामल्ल नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, महाबलीपुरम के विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो रथ मंदिर है, तमाम सारे रथ मंदिर है, उन सभी का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, कोप्पम के युद्ध में कौन सी दो शक्तियां लड़ी थीं? बताए 42 नंबर। कोप्पम के युद्ध में दो शक्तियां कौन सी लड़ी थीं? चालुक्य और चोल शक्तियां लड़ी थीं, चालुक्य और चोल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीषण युद्ध हुआ था 1054 ईस्वी में। ठीक है, एक तरफ चोल राजा थे, राजा धीराज थे, और दूसरी तरफ पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम थे। ठीक है, युद्ध के मैदान में राजा धीराज चोल वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने तुरंत वहीं अपना राज्याभिषेक किया युद्ध के मैदान में, और युद्ध जारी रख करके चालुक्यों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतिहास में ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलती है कि तुरंत जो है ऐसी चीजें होती है। 43 नंबर क्वेश्चन से, राज सिंह वास्तुकला शैली किस राजवंश से संबंधित है? 43 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राज सिंह वास्तुकला शैली किस राजवंश से संबंधित है? तो पल्लव राजवंश से रिलेटेड है ये। पल्लव राजवंश ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राजसिंह भी कहते हैं, उनके नाम पर जो है राजसिंह वास्तुकला शैली जो है प्रसिद्ध है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस शैली की विशेषता ये कि शैली में पत्थरों को काट करके नहीं, बल्कि ईंटों और पत्थरों को जोड़ करके स्वतंत्र मंदिर बनाए जाने लगे थे। क्योंकि पहले एक ही पत्थर को काट करके मूर्तियां बनती थी, मंदिर बनते थे, अब उसको ईंट का प्रयोग करके बनाए जाने लगे। ठीक है, कांचीपुरम का प्रसिद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर है, महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है, ठीक है, ये सब राजसिंह शैली के बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसने कांची युगम यानी तांजियुम कोंड की उपाधि धारण की थी? 44 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताएं किसने कांचियुम कांची युगम तांजियुम कोड की उपाधि धारण करती किसने करी थी? 44 नंबर का करेक्ट आंसर कृष्ण तृतीय ने। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, अंतिम महान शासक थे ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? उन्होंने दक्षिण के चोलों को तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित भी किया था, कृष्ण तृतीय ने। कांचीपुरम और तंजौर को जीतने के कारण से उन्होंने यह लंबी चौड़ी उपाधि धारण करी थी। कौन सी? कांची युगम तंजेयुम कोंड, इन्होंने उपाधि धारण करी थी क्योंकि इन्होंने कांचीपुरम और तंजौर को जीत लिया था। ठीक है, उन्होंने रामेश्वर तक विजय पताका अपनी फहराई थी। एक विजय स्तंभ भी वहां पर स्थापित करवाया था कृष्ण तृतीय ने। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कविराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना किस लेखक ने करी थी? बताएं, कविराज नामक पुस्तक की रचना। 45 नंबर, कविराज नामक पुस्तक की रचना करी थी अमोघ वर्ष नृपतुंग ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, अमोघ वर्ष नृपतुंग ने। जो राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित शासक थे अमोघ वर्ष नृपतुंग, उन्होंने कविराज मार्ग की उपाधि धारण करी थी। एक राजा नहीं थे बल्कि एक बड़े बड़े विद्वान थे, एक शांतिप्रिय शासक थे। कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा की सबसे पहली और महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है जो काव्य शास्त्र पर आधारित है, और उसको लिखने का काम इन्होंने किया था। अमोघ वर्ष को उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और प्रजा के प्रति बहुत ही वत्सल शासक थे, प्रेम करते थे प्रजा से। दक्षिण का अशोक भी कहा जाता है। दक्षिण का अशोक अमोघ वर्ष नृपतुंग को ही दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में अशोक था, ऐसे दक्षिण भारत में ये थे। अपनी राजधानी मान्यखेत को इंद्र की नगरी जैसा भव्य बनाया था इन्होंने अमोघ वर्ष नृपतुंग ने। अगला 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है? 46 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी दक्षिण पूर्व एशिया के किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? तो आप देखते हैं भाषा, कला, नृत्य और धार्मिक मान्यताएं आप देखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में आपको खूब मिलेंगी। ठीक है, जावा सुमात्रा से लेकर जितने भी चीज एरिया आपको मिलेंगे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सभी जगहों पर आप देखेंगे तो भारतीय व्यापारी, भारतीय विद्वान, धर्म प्रचारक समुद्री मार्ग से वहां पर गए। प्राचीन काल में भारतीय राजा महाराजाओं का वहाँ पर कब्जा रहा, तो ऐसे में संस्कृति, कल्चर सब कुछ आपको यहीं से, या भाषा भी मिलती जुलती आपको मिलेगी। इन देशों की भाषाओं में आज भी संस्कृत और पाली के हजारों शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, नृत्य, इंडोनेशिया, थाईलैंड के पारंपरिक नृत्यों में रामायण महाभारत की कहानियां आज भी जो है मंचों पर गाई जाती हैं, बताई जाती हैं। आज भी रामायण के कुछ चित्रकारी आपको रोडों पर, मतलब कि उनके सड़कों पर देखने को मिल जाते हैं। भारतीय द्रविड़ और नागर शैली से प्रेरित है वहाँ के मंदिर जो बनते हैं, द्रविड़ और नागर शैली में बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज भी है।
47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दक्षिणी पूर्व एशियाई में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा किससे प्रभावित है? कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा जो है भारतीय धर्म से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। आज भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आप देखते हैं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर आपको अधिकतर मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पुनर्जन्म जैसे अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा। तो आज भी बाली बाली द्वीप जो है, पहले इंडोनेशिया को बाली द्वीप कहते थे। ठीक है, बाली द्वीप हो गया। ठीक है, और ये सब द्वीप आज भी इंडोनेशिया को पहले बाली द्वीप द्वीप हिंदू धर्म परंपरा के हिसाब से आज भी आप वहां पर देखेंगे बहुत सारी चीजें। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सुमात्रा इंडोनेशिया में स्थित श्री विजय साम्राज्य निम्नलिखित के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। किसके अध्ययन का? 48 नंबर, तो ये महायान बौद्ध धर्म के अध्ययन का ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का एक शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ कर। चीन से आने वाले यात्री इस सिंह जो थे, भारत जाने से पहले यहाँ महीनों रुक करके संस्कृत और बौद्ध धर्म सीखते थे पहले इंडोनेशिया में। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ के राजाओं के, भारत के चोल और पाल राजाओं के साथ गहरे संबंध भी रहते थे इस सिंह वगैरह के। तो कहीं ना कहीं पे ये एक बौद्ध धर्म के बहुत बढ़िया प्रचारक देश रहे हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से, जावा को बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण, जावा में जो बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था वो किस राजवंश ने करवाया था? तो आप सभी को पता होगा, शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। शैलेंद्र राजवंश, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। शैलेंद्र राजवंश की अगर बात की जाए तो स्थान था जावा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप या मंदिर कहा जाता है इसको। 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजाओं ने इसको बनवाया था। इसमें 9 मंजिले बने हैं मंदिर में। सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां जो है आपको दिखेंगी मंदिर में। ऊपर से देखने पर यह एक विशाल मंडप की तरह आपको दिखेगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और मानवीय रचनात्मकता का एक अद्भुत उदाहरण के रूप में इसका नाम लिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, वर्तमान कंबोडिया में किस प्राचीन साम्राज्य ने शानदार अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? 50 नंबर बताएंगे। वर्तमान कंबोडिया में किसने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो खमेर साम्राज्य के थे, सूर्यवर्मन द्वितीय, उन्होंने करवाया था। खमेर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में ये मंदिर बनवाया गया था। मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर था। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जा सकता है इसको। 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। खमेर राजवंश सूर्यवर्मन द्वितीय की महानता का प्रतीक भी माना जाता है। अच्छा, इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि बाद में जब चीज़ें हुई तो बौद्ध धर्म के लोगों ने इस पर जो है बौद्ध धर्म का केंद्र इसको बना दिया। पहले हिंदू धर्म का होता था, लेकिन आज भी भारतीय आत्मा इसमें आपको जीवित दिखाई पड़ती है। इस तरीके से आपने 50 क्वेश्चन को समझा। अगले 50 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो ये आप 50 आपके हो गए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का ये था आपका पार्ट 1। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपका जल्दी आएगा, ये बात अभी आप ध्यान रखिए, यानी पार्ट 2 आएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में 50 आप क्वेश्चन आपने देख लिया, पार्ट 2 का 50 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे आंसर की भी मतलब आपकी आंसर शीट भी ऐसे आपको मिल जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बे करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके लिए पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था है। 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। 100 रुपये फीस लगेगी, उसी में आपको सब कुछ इसके अंदर भेजा जाएगा। उसी इसके अंदर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करने हैं। उसी फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये वीडियो तो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी वीडियोज़ तो यूट्यूब पर दे दी। बिल्कुल, वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, लेकिन एक पीडीएफ नोट जो मिलेगा आपको, कुछ बच्चे नहीं चूँकि पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते, को करिकुलर के 10 प्रैक्टिस सेट, इसके 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट की। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी का मिलेगा मात्र 100 रुपये फीस में। अगर आपका 4th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर एक साथ जो बच्चा जुड़ेगा, उसके लिए मात्र और मात्र 150 रुपये फीस में 2 सेमेस्टर का, नहीं 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपये है। उसमें सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, 1-2 सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का। आप एक सीरीज खरीदते हो भैया तो 60 रुपये की पड़ती है। आप 4 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे कम से कम 5 सब्जेक्ट की, तो आपका कम से कम 300 रुपये खर्च हो जाएंगे। 2 सेमेस्टर में 600 चले जाएंगे। केवल 150 रुपये में आपका दोनों सेमेस्टर का मिलेगा पीडीएफ नोट्स। और आंसर, अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में नंबर उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कोर्स से जरूर जुड़े, चूंकि नंबर आपके उठेंगे। आप 100 में से 100 क्वेश्चन अगर टिक करेंगे तो आपका 100 में से 100 नंबर मिलेगा। और जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये बात आप 100% जान लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी फंसने वाला आपका है नहीं। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ इसको आप जरूर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। या फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई इशू नहीं, आराम से पढ़िए। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। धन्यवाद।